नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। हम बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर भारतीय समाज को पढ़ रहे हैं और तीसरी यूनिट को पढ़ रहे हैं। आज जो अध्ययन का हमारा विषय है, जो टॉपिक है, वह है संस्कृतिकरण। डियर स्टूडेंट्स, भारतीय समाज में जो सामाजिक परिवर्तन की जो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है ये, और भारत के प्रख्यात समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास ने यह अवधारणा दी है। समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते भारतीय समाज वैज्ञानिकों की इन अवधारणाओं से परिचित होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और समाजशास्त्र के ज्ञान के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ज़रूरी है। आज हमें यह जानना है कि संस्कृतिकरण की ये जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, जो भारतीय समाज में गठित हुई है, ये क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और इसके संबंध में अन्य समाज वैज्ञानिकों ने क्या कहा है, इस पर हमें चर्चा करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप न केवल हमारी इस YouTube चैनल पर निरंतर जुड़े हुए हैं और जो वीडियोस पीपीटी बेस्ड वीडियोस बनाकर व्हाट्सएप के माध्यम से आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, उनको देख रहे हैं, बल्कि आप अपने टेक्स्ट बुक से भी नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं, लिखने का अभ्यास कर रहे हैं, और ये सारा काम अपने सिलेबस को और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान में रखते हुए करना है। डियर स्टूडेंट्स, संस्कृतिकरण भारतीय समाज के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह सामूहिक गतिशीलता की व्याख्या करने वाली एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है। सर्वप्रथम भारत के प्रसिद्ध समाजशास्त्री, उन्होंने मैसूर के कुर्क समुदाय का अध्ययन, समाजशास्त्री अध्ययन किया था। इस समुदाय के अध्ययन के आधार पर उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। उन्होंने दक्षिण भारत के कुर्क लोगों के अध्ययन के आधार पर रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया नाम से पुस्तक लिखी थी 1952 में। और कुर्क समाज में सांस्कृतिक गतिशीलता की व्याख्या करने के लिए उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मणीकरण की अवधारणा दी थी। उन्होंने यह अवलोकन किया, यह पाया कि निम्न हिंदू जाति या जनजाति के समुदाय के जो लोग हैं, वो उच्च जाति के रीति रिवाजों का अनुसरण करते हैं और जाति संस्करण में उच्च परिस्थिति का दावा करते हैं। तो इसको उन्होंने सर्वप्रथम ब्राह्मणीकरण की अवधारणा से संबोधित किया कि उच्च जाति, विशेष रूप से ब्राह्मणों के रीति रिवाजों का जीवन शैली का अनुसरण किया निम्न हिंदू जातियों ने, जनजातियों ने। उसके बाद में इसमें और अधिक व्यापकता दर्शाने के लिए और इस अवधारणा को और अधिक स्पष्ट, सुसंगत, तर्क संगत बनाने के लिए उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी और ये बताया कि जाति में आंतरिक परिवर्तन की व्याख्या करती है, एक तरीके की संदर्भ समूह व्यवहार की समाजशास्त्रीय व्याख्या करती है। उसके बाद में एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तक आई सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, जिसमें इस अवधारणा को बहुत व्यवस्थित तरीके से परिभाषित किया गया है। इसमें प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने ये बताया कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है और सामान्यतः एक दो पीढ़ियों में जाति संस्करण, कास्ट हायरार्की में ऊपर की ओर अग्रसर होती है। यह संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने दी थी। इसके उदाहरण भी उन्होंने बताए थे कि कूच बिहार की पोलिया जनजाति है, वो स्वयं को राजवंशी कहती है और क्षत्रियों से अपनी उत्पत्ति का दावा करती है। तो यह सामूहिक गतिशीलता को बताने वाली अवधारणा है। सामूहिक गतिशीलता की वह प्रक्रिया जिसमें कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति, उच्च जाति, द्विज जातियां जिनको ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीन वर्णों से संबंधित जो जातियां हैं,
उनको द्विज जातियाँ कहा गया है। द्विज जाति के रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा, जीवन पद्धति को अपनाकर एक दो पीढ़ियों में जाति संस्करण में ऊपर की ओर अग्रसर होती है। यह इसकी बिल्कुल संक्षिप्त और सारगर्भित परिभाषा है जो एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक में दी है, और बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जाति समाज का संस्करण आधारित खंडात्मक विभाजन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऊपर से एक शंकुआकार पिरामिड जो अलग अलग खंडों में बटा हुआ हो, और फिर उसमें भी उपसमूह हो। जैसे उदाहरण के लिए ब्राह्मणों में भी बहुत सारे उपसमूह हो, क्षत्रियों में भी बहुत सारे उपसमूह हो, वैश्य वर्ण में बहुत सारे उपसमूह, शूद्र वर्ण में बहुत सारे उपसमूह, यानी कि इन वर्णों से संबंधित जातियां हैं, उन जातियों में भी संस्तरण होता है, यानी हॉरिजॉन्टल संस्तरण भी होता है। इनके अंदर एक ही जाति में होती है, लेकिन उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा का ऊंचे नीचे का क्रम विद्यमान रहता है। तो ये जो संस्कृतिकरण की अवधारणा है वो इस हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी को ही बताती है, यानी क्षैतिज गतिशीलता को ही बताती है। यह जो संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है, सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, वह जाति के अंदर पदमूलक परिवर्तन को प्रकट करती है, यानी क्षैतिज परिवर्तन को दर्शाती है, न कि संरचनात्मक परिवर्तन। इसका तात्पर्य है कि जाति अपने समकक्ष जातियों में ही अपनी स्थिति ऊंची उठाती है, न कि उसकी जो जातीय संस्तरण है, मुख्य जातीय संस्तरण है, उसमें निम्न जाति से ऊपर की जाति की स्थिति हो जाती है। ऐसा नहीं होता है। उन्होंने बहुत सारे उदाहरण भी दिए हैं, ऐतिहासिक और आधुनिक उदाहरण भी दिए हैं। रेड्डी समुदाय, मराठा समुदाय, इस तरह बंगाल के पौल राजवंश हैं, वो निम्न जाति के थे, फिर उच्च जातीय संस्तरण का दावा करने लगे। भील, गोंड, ओरांव, उन जनजातियों में भी इस तरह की ये सांस्कृतिक गतिशीलता, सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया देखने को मिली है। तो यह संस्कृतिकरण की अवधारणा है जो प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। इसकी परिभाषा भी अभी हमने पढ़ी है, जानी है। इसको डायग्राम से बहुत बढ़िया तरीके से समझा जा सकता है। एक शंकु और उस शंकु के भी बहुत सारे उप खंड हों, और उसको 4 वर्णों के आधार पर इस तरह संस्करण के रूप में बांट दिया जाए, तो उसमें जो हॉरिजॉन्टल चेंजेज है, यानी वर्टिकल चेंजेस नहीं, वर्टिकल मोबिलिटी नहीं, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता नहीं, क्षैतिज गतिशीलता को बताने वाली ये अवधारणा है। इसकी विशेषताओं पर थोड़ी सा चर्चा करते हैं तो ये अवधारणा और अधिक स्पष्ट हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित संस्कृतिकरण की जो ये महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो भारत में सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की व्याख्या करती है, उस अवधारणा की जो 4 मुख्य विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है कि ये जाति में गतिशीलता की व्याख्या करती है। डियर स्टूडेंट्स, इसका तात्पर्य ये है कि संस्कृतिकरण में निम्न हिंदू जातियाँ या जनजातियाँ हैं, वो उच्च जातियों का अनुकरण करती है। ये एक तरीके से जनजाति के हिंदूकरण की व्याख्या है और उनकी गतिशीलता से संबंधित है। इसलिए ये इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये जाति में गतिशीलता की समाजशास्त्रीय व्याख्या करती है, और वह गतिशीलता क्षैतिज गतिशीलता है, ऊर्ध्वात्मक गतिशीलता नहीं है। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की सूचक है तथा पदमूलक परिवर्तन की व्याख्या करती है। इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय समाज जो विभिन्न जातियों जनजातियों में खंडात्मक रूप से बटा हुआ है, जहाँ निम्न जातियाँ हिंदू जातियाँ उच्च जातियों विशेष रूप से द्विज जातियों का अनुसरण करती है, उनकी जीवनशैली, रीति रिवाज, कर्मकांड, परंपराओं को अपनाती है, तो वहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन घटित होता है। तो ये इसकी व्याख्या करती है। साथ ही पदमूलक परिवर्तन का मतलब उनकी पोजिशनल जो स्थिति है उसको बदलती है, यानी समकक्ष जातियों में जो स्थिति उनकी जो प्रस्थिति है उसको ऊपर उठाती है, उसकी व्याख्या करती है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया, तो ये उसकी भी व्याख्या करती है। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि संस्कृतिकरण में कई आदर्श होते हैं तथा यह एक तरीके का संदर्भ समूह है, व्यवहार है। इसका तात्पर्य ये है कि निम्न हिंदू जातियों के लिए, जनजातियों के लिए कई आदर्श हैं। उदाहरण के लिए ब्राह्मण
वर्ण की जातियाँ भी उनके लिए आदर्श है, क्षत्रिय वर्ण की जातियाँ भी उनके आदर्श है, वैश्य वर्ण की जातियाँ भी उनके लिए आदर्श है, और प्रभु जाति भी अपने आप में उनके लिए आदर्श है, जिसका कि वो अनुसरण कर सकते हैं। और आदर्श के अनुरूप व्यवहार करना एक तरीके का संदर्भ समूह व्यवहार है। जाने माने समाज वैज्ञानिक बी कुप्पुस्वामी ने संस्कृतिकरण की व्याख्या संदर्भ समूह व्यवहार रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर के रूप में की है। यानी जिस समूह के सदस्य हम बनना चाहते हैं उसके अनुरूप पहले ही हम व्यवहार करने लग जाते हैं, तो वो संदर्भ समूह व्यवहार है। वो बी कुप्पुस्वामी इस संस्कृतिकरण की विशेषता को इससे जोड़ते हैं। और चौथी विशेषता है जो भारत के प्रख्यात समाज वैज्ञानिक समाजशास्त्री डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने भी जिसका जिक्र किया है, वो ये है कि यह पूर्वाभासी समाजीकरण है। यानी कि जाति प्रथा में जो भूतकाल और वर्तमान परिवर्तन हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके का एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है, जिसमें एक जाति या जनजाति भविष्य में जिस स्थिति को प्राप्त करना चाहती है, जिस आदर्श समूह में सम्मिलित होना चाहती है, जिस सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहती है, उसके अनुसार अपने संस्कृति, रीति रिवाज, व्यवहार, जीवन शैली को बदलने लगती है। तो एक तरीके का ये पूर्वाभासी समाजीकरण वो अपने आप को पहले से ही उसके लिए तैयार करने लगते हैं। तो योगेंद्र सिंह भारत के प्रसिद्ध समाजशास्त्री भी हैं और उन्होंने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में पूर्वाभासी समाजीकरण को बताया है कि में संस्कृतिकरण की महत्वपूर्ण एक विशेषता है। क्योंकि एम.एन. श्रीनिवास का ये कहना है कि निम्न जातियाँ या जनजातियाँ अपनी जीवन शैली का संस्कृतिकरण करती है, यानी वो उनका अनुसरण करती है, उच्च जाति की रीति रिवाज, परंपराएं, कर्मकांड, जीवन शैली को अपनाती हैं। और दूसरी तरफ जो उच्च जाति हैं वो आधुनिकीकरण और लौकिकीकरण की ओर बढ़ रही हैं। उनका मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, सेकुलराइजेशन हो रहा है, लौकिकीकरण हो रहा है उनका। तो दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही हैं। तो यह संस्कृति की अवधारणा है, उसकी परिभाषा है, उसकी विशेषताएं जिनका विवेचन हमने किया है। और एन.एस. रस्तोगी एक समाजशास्त्री में उन्होंने एक लेख लिखा है, फंक्शनल एनालिसिस ऑफ संस्कृताइजेशन। उसमें उन्होंने संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है, भारत में जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसका प्रकारात्मक विश्लेषण करके 4 बिंदु बताए उन्होंने कि जो संस्कृतिकरण की अवधारणा है समाज में अनुकूलन लाती है। यानी समाज में विभिन्न जातियों के मध्य लोगों को एडजस्ट करती है, समायोजित करना सिखाती है, उनमें सामंजस्य स्थापित करती है, सद्भाव स्थापित करती है। और दूसरी विशेषता है कि मनोवैज्ञानिक तनाव को दूर करती है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के कारण निम्न जातियाँ, हिंदू जातियाँ उच्च जातियों की जीवन शैली, रीति रिवाज, कर्मकांड और मूल्यों को अपनाती हैं। तो उनके अंदर जो हीन भावना होती है वो दूर होता है, इससे मनोवैज्ञानिक तनाव है उसको कम करने में मदद मिलती है। तीसरी विशेषता है परिस्थिति संबंधी आवश्यकताओं की संतुष्टि। हर व्यक्ति अपना मान सम्मान को बढ़ाना चाहता है, यही संस्कृतिकरण में होता है। वो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हैं। एक जाति जो जाति संस्करण में निम्न स्तर पर है और वो अपने आदर्श के अनुरूप बनना चाहती है, उच्च जातियों का अनुसरण करती है और सामाजिक परिस्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास करती है, भले ही वो क्षैतिज परिस्थिति हो, क्षैतिज गतिशीलता ही हो, तो उससे उनके परिस्थिति संबंधी जो आवश्यकताएं उनकी संतुष्टि होती है। और चौथी महत्वपूर्ण इसकी प्रकार्यात्मक भूमिका ये बताइए कि ये सामाजिक विघटन, क्रांति, असंतोष और तनाव पर रोक लगाती है। संस्कृतिकरण की जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया है वो एक सीमा तक समाज में सेफ्टी वॉल्व का काम करती है। जो जातीय तनाव और जो अविश्वास और जो भेदभाव है उनके मद्देनज़र इस प्रक्रिया के माध्यम से जाति अपनी समकक्ष जातियों में अपनी परिस्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास करती है और उसे सफलता भी मिलती है। तो ये जो स्थिति होती है वो सामाजिक विघटन, क्रांति, असंतोष और तनाव को रोकती है। तो इस प्रकार संस्कृतिकरण समाज में प्रकार्यात्मक भूमिका भी निभाता है। लेकिन दूसरी तरफ संस्कृतिकरण हमेशा प्रकार्यात्मक ही हो ऐसा नहीं है। इस तरह के भी बहुत सारे उदाहरण है कि संस्कृतिकरण की जो प्रक्रियाएं हैं, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन
की जो उदाहरण है, इनके दुष्प्रकार्यात्मक परिणाम भी सामने आए हैं, यानी जातीय तनाव संघर्ष भी पैदा हुए हैं। 1930 में रामनाड में कल्लर और हरिजन समुदाय के बीच में भयंकर संघर्ष हुआ, वह भी एक इसका उदाहरण है। इसी तरह उत्तर प्रदेश की नमक बनाने वाली नौनिया जाति है, वो सामूहिक रूप से यज्ञों पर भी धारण करने लगी, तो उच्च जाति के जमींदारों के अत्याचार और दंड का सामना करना पड़ा। इसी तरह बिहार में उच्च जाति के जो भूमिहीन लोग थे, उन्होंने यादवों को प्रतिष्ठा सूचक प्रतीक ग्रहण करने से रोका। तो इस तरह के तनाव संघर्ष के उदाहरण भी बहुत सारे हैं, जो ये बताते हैं कि संस्कृतिकरण हमेशा ही प्रकार्यात्मक नहीं रहा है, ये दुष्प्रकार्यात्मक भी रहा है। अंतिम बिंदु है समीक्षा। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित रूप में मैंने यह अवधारणा आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। संस्कृतिकरण की अन्य समाज वैज्ञानिकों ने आलोचना भी की है। दूसरे समाज वैज्ञानिकों का ये कहना है कि संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है बहुत ही जटिल और विषम अवधारणा है, और इसमें स्पष्टता, सुनिश्चितता और तर्क संगतता का अभाव है। इसमें कई अंतर्विरोध हैं। दूसरा, डी.एन. मजूमदार भारत के प्रसिद्ध सामाजिक मानवशास्त्री हैं। वो ये कहते हैं कि ये जाति में क्षैतिज गतिशीलता को ही स्पष्ट करती है, लंबवत गतिशीलता की व्याख्या नहीं करती है, यानी वर्टिकल सोशल मोबिलिटी को स्पष्ट नहीं करती है, तो हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी को बताती है, यानी क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता की व्याख्या करती है, लंबवत सामाजिक गतिशीलता की व्याख्या, ऊर्ध्वात्मक सामाजिक गतिशीलता की व्याख्या नहीं करती है। साथ ही समाज में असंस्कृतिकरण की अवधारणा भी, असंस्कृतिकरण की प्रक्रिया भी चल रही है, जिसको इंग्लिश में डिसेंस्क्रिटाइजेशन बोलते हैं, जिसमें उच्च जातियां अपनी परंपरागत जीवन शैली को त्याग कर निम्न जाति के व्यवहार, तौर तरीके, रीति रिवाजों, कर्म व्यवहारों को अपना लेती है। तो इस तरह की प्रक्रिया भी बहुत सारी चल रही हैं। तो संस्कृताइजेशन ही नहीं, डिसंस्कृताइजेशन भी सोसाइटी में चल रहा है। तो यह भी संस्कृताइजेशन की जो एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणा है, उसकी एक महत्वपूर्ण जो सीमा है उसको स्पष्ट करती है कि भाई यह संस्कृताइजेशन है, वो अपने आप में पर्याप्त, व्यापक और स्पष्ट अवधारणा नहीं है। डिसेंस्क्रिटाइजेशन भी सोसाइटी में चल रहा है, जहाँ पर उच्च जातियाँ अपनी परंपरा, जीवन शैली को त्याग कर निम्न जाति के बिहेवियर, तौर तरीके, जीवन शैली को अपना रही हैं। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण सोसाइटी हम देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार संस्कृतिकरण की अवधारणा है, उसकी समीक्षा की गई है समाज वैज्ञानिकों ने, उसकी सीमाएं बताई हैं, उसकी कमियां बताई हैं, और किस सीमा तक ये सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन को स्पष्ट करती है उसके बारे में बताया है। तो यह संस्कृतिकरण की अवधारणा है, जिसका बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित विवेचन मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किन्होंने दी है, किस पुस्तक में दी है, उन्होंने क्या परिभाषा दी है, क्या विशेषताएं बताई हैं, और दूसरे समाज वैज्ञानिक इसके बारे में उनकी क्या राय है, क्या समीक्षा की है उन्होंने। तो मोटे तौर पर मैं समझता हूँ कि संस्कृतिकरण के लिए क्या अवधारणा है, इसको आपने बेहतर ढंग से समझा है। इसका समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य आपने समझा है, और इसकी विशेषताओं को आपने समझा है, और इसकी जो समीक्षात्मक बिंदु हैं, इसके जो समीक्षात्मक पहलू है उसको भी आपने समझा है। और मैं समझता हूँ इतना इस अवधारणा के लिए, इस टॉपिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पर्याप्त है। इससे संबंधित कोई और प्रश्न, जिज्ञासा, कोई समस्या हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। इससे संबंधित जो दूसरे टॉपिक हैं उनके बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।